Hello everyone, welcome to my UPSC MPPSC मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 टेस्ट नंबर 13 पेपर फर्स्ट के लिए ये डिस्कस करेंगे हम 13वां टेस्ट है। पूरे सिलेबस पे बेस्ड है ये टेस्ट। आपका जो सिलेबस है सभी कंप्लीट यूनिट्स पे बेस्ड है पूरे। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति के कार्यान्वयन को कब मंजूरी दी है। देखिए पूछा है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने ये जो नई नीति लेके आई है, मध्य प्रदेश सरकार स्पेस टेक पॉलिसी लेके आई है, इसको कब हाल ही में मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स हमारे सिलेबस में है। स्पेस टेक पॉलिसी ये 2026 का है। स्पेस टेक पॉलिसी 2026 की है और इसको 13 जनवरी 2026 को अभी हाल ही में इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में तो इसको 13 जनवरी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, लेकिन औपचारिक रूप से इस पॉलिसी का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया है। औपचारिक शुभारंभ किया गया है 15 जनवरी 2026 को। दोनों चीजों को फर्क समझिएगा। 13 जनवरी को इसको कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से कार्यान्वयन को मंजूरी दी है 13 जनवरी 2026 को, और औपचारिक इसका शुभारंभ किया गया है 15 जन 2026 को। और ये कहां किया गया था? इसका किया गया था भोपाल में। भोपाल में किस मौके पे किया गया था? क्योंकि 15 जनवरी 2026 को भोपाल में कार्यक्रम आयोजन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, एआई कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल में किया गया था 15 जनवरी 2026 को, और उसी टाइम पे ये औपचारिक शुभारंभ इसका किया गया है, मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हमसे कि हाल ही में ये जो इसका औपचारिक शुभारंभ हुआ है या फिर कैबिनेट से पास हुई है, मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026, इसके तहत किस शहर में, किस सिटी में खगोल भौतिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। स्पेस टेक पॉलिसी 2026 के तहत मध्य प्रदेश के किस शहर में खगोल भौतिकी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। और ये उज्जैन में 2028 का जो सिंहस्थ कुंभ का आयोजन है, उससे पहले इसका प्लानिंग है कि ये स्थापित किया जाए, खगोल भौतिकी अनुसंधान केंद्र उज्जैन में। अभी खगोल भौतिकी अनुसंधान केंद्र उज्जैन में किस पर्पज के लिए स्थापित किया जा रहा है? उज्जैन को प्राचीन काल से ही, चाहे वो काल गणना हो या खगोल विज्ञान हो, उसका सेंटर माना जाता है, और यहीं से करक रेखा। तो यहां पे एक ऑब्जर्वेटरी पहले से भी है, उज्जैन में एक ऑब्जर्वेटरी पहले से है, लेकिन इसका जो मेन मुख्य लक्ष्य है, जो ये खगोल भौतिकी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा उज्जैन में, इसका मेन लक्ष्य है स्पेस डेब्रीज, जो अंतरिक्ष का मलबा है उसकी निगरानी, और जो स्टार्स हैं उनका स्टडी करना, और सौर मंडल की जो घटनाएं हैं उन पे रिसर्च करना। अंतरिक्ष मलबे की निगरानी, तारों का अध्ययन और सौर मंडल की घटनाओं का शोध करना। इसीलिए ये खगोल भौतिकी अनुसंधान केंद्र उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक और उज्जैन के पास में जो महिदपुर है, महिदपुर, डोंगला महिदपुर, इसमें अत्याधुनिक वराहमीर वेधशाला को भी इस अनुसंधान केंद्र के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये जो अनुसंधान केंद्र बनेगा, जिसको इंटीग्रेट किया जाएगा, उज्जैन के पास में जो डोंगला है महिदपुर, वहां पे स्थित है एक मॉडर्न वराहमीर वेधशाला, उसको इससे इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें हाई कैपेसिटी के टेलीस्कोप स्थापित हैं। अब ये तो क्लियर हो गया यहां से, लेकिन जो स्पेस टेक पॉलिसी है, स्पेस टेक पॉलिसी मध्य प्रदेश पहला राज्य है ये पॉलिसी लागू करने वाला।
इसमें 5 वर्षों की पॉलिसी बनाई है। 5 वर्षों के लिए इसमें लगभग 1000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने का, और वित्तीय प्रभाव कितना होगा इसमें, लगभग 600 प्लस करोड़ का इसमें वित्तीय प्रभाव होने की उम्मीद है। और 8000 के आसपास, यहां से 8000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को टारगेट लेके चल रहे हैं। यहां से और क्या पूछा जा सकता है हमसे, तो खगोल भौतिकी अनुसंधान केंद्र कहां प्रस्तावित है, उज्जैन में प्रस्तावित है। स्पेस पार्क का पूछ लिया जाएगा। स्पेस पार्क कहां प्रस्तावित है, वो भोपाल में प्रस्तावित है। जो स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप हैं या आईटी हब हैं, उसके रूप में भोपाल को डेवलप किया जाएगा। सैटेलाइट डेटा सेंटर का पूछा जा सकता है, तो सैटेलाइट डेटा सेंटर वो इंदौर में, सैटेलाइट डेटा सेंटर इंदौर। या फिर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जबलपुर। ये यहां से इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताए हैं। खगोल भौतिकी अनुसंधान केंद्र उज्जैन, स्पेस पार्क भोपाल, सैटेलाइट डेटा सेंटर इंदौर एंड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जबलपुर। ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैबिनेट ने 13 जनवरी 2026 को। मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल, ये करंट अफेयर्स हमारे सिलेबस में है, उसी का था ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश का। अब पद्मश्री दिए गए हैं अभी हाल ही में, ये इस पे हमें 1% भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। जरूरी नहीं है एज इट इज पूछा जाए, लेकिन पद्मश्री से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी 100 सभी शिफ्ट में आया है। कोई से भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, और इस बार भी आने के 100% चांसेज हैं। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा ये, और आप अपने लेवल पे पढ़िएगा। हम तो जो पद्मा अवार्ड है नेशनल और मध्य प्रदेश, वो सभी आपको प्रैक्टिस टेस्ट में करवाएंगे। मध्य प्रदेश के जो प्राप्त करता है पद्मा अवार्ड 2026 के, उनको सही मैच करना है, सही इसमें हमें आंसर पता करना है। प्राप्त करता है इधर, और उनका संबंध किस जिले से है। श्री भगवान दास रैकवार हैं, इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो भगवान दास रैकवार को जो पद्मा अवार्ड दिया गया है वो स्पोर्ट्स में दिया है। किस में दिया है, खेल में, स्पोर्ट्स में, स्पेशली मार्शल आर्ट में। श्री भगवान दास रैकवार, इनको मिला है खेल मार्शल आर्ट में। और इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध है सागर जिले से। सागर में बुंदेली जो अखाड़ा है, पारंपरिक शौर्य परंपरा, लाठी तलवार फरसा, इनके संरक्षण के लिए, या फिर छत्रपाल बुंदेला अखाड़े के उस्ताद रहे हैं ये, तो उसी बुंदेली युद्ध कला को जीवित रखने के लिए मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स, दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। जरूरी नहीं है संबंधित जिला दिया जाए, आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाएगा। तो भगवान दास रैकवार का खेल, इस मार्शल आर्ट। अगला देखते हैं डॉक्टर नारायण व्यास हैं, इनको मिला है आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी पुरातत्व, और ये हैं भोपाल और उज्जैन, ये इनका कार्यक्षेत्र है। संबंधित कार्यक्षेत्र हो या संबंधित जिला, डॉक्टर नारायण व्यास, ये ध्यान रखना, आर्कियोलॉजिकल में मिला है इनको, भोपाल उज्जैन से संबंधित है। ये रॉक पेंटिंग के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नारायण व्यास। रॉक पेंटिंग जो शैल चित्र हैं उनके विशेषज्ञ हैं, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पूर्व अधिकारी भी रहे हैं ये। और भीमबेटका हो, सांची स्तूप हो या रानी की बाव हो, ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके संरक्षण में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। लगभग 35 प्लस ईयर का इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें 1000 प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किए हैं इन्होंने। तो इनका संबंध किससे है, पुरातत्व, भोपाल उज्जैन। श्री कैलाश चंद्र पंत, श्री केसी पंत, कैलाश चंद्र पंत, इनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य शिक्षा, इसमें मिला है इनको। किसमें, साहित्य और शिक्षा में मिला है कैलाश चंद्र पंत को। और इनका संबंध किस जिले से है, भोपाल से। इनका संबंध भोपाल से है। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में मिला है इनको। सरकारी नौकरी छोड़ के इन्होंने एक साप्ताहिक हिंदी भाषा का समाचार पत्र चलाया था, जनधर्म।
हाल ही में चर्चा में रहे कैलाश चंद्र पंत, इनका संबंध किससे है? तो ये जनधर्म साप्ताहिक है, लगभग 22 साल के आसपास चलाया है इन्होंने वो, तो इनका भोपाल से। और श्री मोहन नागर को सोशल सर्विसेज के लिए मिला है, सोशल सर्विसेज, समाज सेवा, पर्यावरण, सामाजिक कार्य, इसके लिए मिला है। और ये रायगढ़, बैतूल, यहां से इनका संबंध, जल संरक्षण हो, वृक्षारोपण हो। और ये श्री मोहन नागर हैं, ये वाटरमैन के नाम से भी फेमस है, वाटरमैन, जल पुरुष इसके रूप में भी विख्यात है। बैतूल में लगभग 75 ताप्ती के उपवन हो या 75,000 जल संरचनाएं बनाई हो, आदिवासी जो कम्युनिटी है उसके लिए नर्मदा संरक्षण के काम किए हों, इनका संबंध राजगढ़, बैतूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में डी और फोर्थ में सी। दिस वन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। टेस्ट सीरीज में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स और क्लासेज के वीडियोज वगैरह सब यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पे इसमें 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इसमें 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है और ये आपके एग्जाम तक करवाया जाएगा। भारत की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2.0 के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य कितना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है? देखिए, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, इसके अकॉर्डिंग 2030 तक का क्या लक्ष्य रखा है? इसमें भारत सरकार ने 2030 तक 125 मेगावाट, 1 गीगावाट, 125 गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट रखा है। 2030 तक 125 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा कैपेसिटी का ये टारगेट रखा है। अब इसमें हर साल कितना रखा है? तो हर साल जो रखा है पर ईयर वो 5 मिलियन मैट्रिक टन का रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मिलियन मैट्रिक टन का हर साल रखा है। व्यक्तित्व है और संबंधित पद या भूमिका सही से इनको सुमेलित करना है। ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं भारतीय मूल के हैं और बाहर विदेश में किसी न किसी अच्छे बड़े पद पे बैठे हैं। और ये नेशनल हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में इस तरीके का क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के 14th अध्यक्ष हैं अजय बंगा। जून 2023 से ही कार्यभार संभाला था इन्होंने, जून 2023 में। और उसके बाद से ये विश्व बैंक का जो जलवायु परिवर्तन हो या रोजगार सृजन हो उसको प्राथमिकता दे रहे हैं और ये अध्यक्ष हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने जो भारत का विकसित भारत 2047 है उसकी तारीफ की है, इसलिए चर्चा में है। और ये भारतीय मूल के हैं और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो पहले में सी। गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF उसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ये 2019-22 में रही थी और दूसरे सबसे बड़े पद पे नियुक्त किया गया था इनको। IMF की ये मुख्य अर्थशास्त्री थे 2019 से 22 के बाद में। अब इनके संस्थान के दूसरे सबसे बड़े पद पे नियुक्त किया गया है इनको हाल ही में। तो ये इनका संबंध है IMF की उप प्रबंध निदेशक अनिल सोनी हैं। अनिल सोनी WHO के पहले CEO के रूप में चुना गया था इनको 2020 में। और इनका काम है WHO में जो स्वास्थ्य पहल है उनमें निवेश जुटाने का। ये भी भारतीय मूल के हैं। आरती प्रभाकर हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की पूर्व विज्ञान सलाहकार। जो बाइडेन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे उनकी ये विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर थी। इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला और अश्वेत महिला थी, पहली महिला भी थी। तो उम्मीद है यहां से क्लियर हो गया होगा। ये सभी भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो गूगल और अल्फाबेट
इसके सीईओ कौन है? भारतीय की बात करें तो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष, शांतनु नारायण एडोबी इसके अध्यक्ष हैं, नील मोहन अभी यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा पहला। मध्य प्रदेश में श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। देखिए, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा संचालित है। ये श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है, ये जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा संचालित है और ये जो पुराना भवन है छिंदवाड़ा में इस संग्रहालय के रूप में संचालित है, जबकि इसका जो मुख्यालय है भोपाल में स्थानांतरित हो गया है। पुराना भवन इसका छिंदवाड़ा में ही, इसका जो पुराना संस्थान भवन है छिंदवाड़ा में ही संग्रहालय के रूप में, संग्रहालय पूछा है, संग्रहालय के रूप में छिंदवाड़ा में ही है, लेकिन इसका मुख्यालय भोपाल स्थानांतरित हो गया है। मध्य प्रदेश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोंड राजा शंकर शाह के साथ फांसी पर चढ़ाए गए उनके पुत्र का नाम क्या था तथा उनका विद्रोह मुख्य रूप से किस जिले में केंद्रित था? गोंड शासक थे शंकर शाह। 1857 की क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और इनके पुत्र थे उनको, और इनको फिर शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह को ब्रिटिशर्स ने तोप के मुंह से उड़ा दिया था। रघुनाथ शाह था इनके पुत्र का नाम, और जबलपुर मेन केंद्रित था शंकर शाह, और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को सितंबर 1857 सितंबर 1857 में जबलपुर में विद्रोह के लिए गिरफ्तार करके ब्रिटिशर्स ने तोप के मुंह से उड़ा दिया था। यह घटना जबलपुर से जुड़ी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम वाले जिले हैं अवरोही क्रम में। साक्षरता दर सबसे कम, और उनका भी ये बताना है हमें क्रम। ये एक्चुअली आरोही क्रम है। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम। आरोही क्रम होता है जैसे 1 2 3 4 5, ये होता है आरोही क्रम। अवरोही होता है 4 5 4 3 2 1, यह अवरोही होता है। आरोही क्रम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाले जिलों का देखा जाए तो अलीराजपुर है, अलीराजपुर का बाद में फिर झाबुआ है। अलीराजपुर का लिटरेसी रेट कितना है? साक्षरता दर की बात की है तो अलीराजपुर का लिटरेसी रेट 36.1 है। झाबुआ का जो लिटरेसी रेट है ये 43.3 है। बड़वानी का लिटरेसी रेट कितना है? 49.1 है बड़वानी का लिटरेसी रेट। इसके बाद में अगर कोई ऑप्शन में आता है तो आप देखेंगे तो श्योपुर आता है 57.4 श्योपुर का, और श्योपुर के बाद में धार आता है 59% धार का, 57.4 श्योपुर का। तो ये टॉप 5 हो गए, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और धार। ये है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। देखिए इसका 2011 का जो सेंसस है उसका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जाम में। अब जैसे ये तो पूछ लिया कि सबसे कम साक्षरता वाले जिलों का आरोही क्रम क्या है, मतलब बढ़ता क्रम। हमसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम क्या है। अगर हम साक्षरता वाले जिलों का क्रम देखें तो उसमें देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा किस जिले की है? ये तो कम का देखा है हमने, सबसे कम लिटरेसी रेट। अब सबसे ज्यादा का पूछ लिया जाए तो जबलपुर है, जबलपुर के बाद में फिर इंदौर है, इंदौर के बाद में भोपाल है, और भोपाल के बाद में फिर आता है बालाघाट। इस तरीके से जबलपुर का जो लिटरेसी रेट है 81.1 है, इंदौर का 80.9 है, भोपाल का 80.4 है, बालाघाट 77 पॉइंट समथिंग है। इस तरीके से
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश की कुल लिटरेसी रेट कितनी है? 69.3 69.3% है मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता दर 69.332 है। पुरुष साक्षरता कितना है इसमें? मेल लिटरेसी रेट कितनी है? तो मेल लिटरेसी रेट 78.7% है मेल पुरुष साक्षरता दर। फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? तो फीमेल लिटरेसी रेट 59.2% फीमेल लिटरेसी रेट है महिला साक्षरता। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां पे है? सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो ये जबलपुर एंड इंदौर, जबलपुर और इंदौर दोनों का बराबर है। ये दो हैं सबसे ज्यादा पुरुष। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहां पे है? तो महिला साक्षरता है भोपाल में। कहां है महिला साक्षरता? भोपाल में। इस तरीके से पढ़िएगा आप। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जबलपुर और इंदौर दोनों में है, जो ये 87.2 या 3% है, जहां तक 87.3% है। और महिला साक्षरताओं में भोपाल है। तो ये पूछा जाता है हमसे लिटरेसी रेट का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही से मैच नहीं कर रहा है। इनमें से कौन सही मैच नहीं कर रहा है? कपिलधारा, नर्मदा, चाचाई, बीहड़, भालकुंड, बेतवा, गांगुलपारा, वैनगंगा, ये सभी वाटरफॉल हैं, जलप्रपात, और किस नदी पे हैं? ये पेयर दिया हुआ है। इसमें से सही मैच नहीं कर रहा, इनकरेक्टली मैच कौन सा है वो देखना है। तो देखिए कपिलधारा है, ये नर्मदा पे है और अमरकंटक में है। कहां पे है? अमरकंटक। अमरकंटक में है, अनूपपुर जिले में है अमरकंटक, वहां पे है। और ये नर्मदा नदी पे पहला जलप्रपात है। कपिलधारा नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है ये। इसके बाद में देखेंगे चचाई, ये बीहड़ रिवर पे है। बीहड़ एक्चुअली जो तमसा या टोंस है, तमसा रिवर, टोंस रिवर, उसी की ट्रिब्यूटरी है बीहड़। तो चचाई मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा तो बहुटी है, बहुटी, बहुटी वाटरफॉल ये सबसे ऊंचा है, जो मऊगंज में है। पहले बहुटी आता था रीवा जिले में, अब आता है ये मऊगंज में 198 मीटर। और ये जो है चचाई, ये है अराउंड 130 मीटर के अराउंड है, 130 मीटर। तो सबसे ऊंचा बहुटी है, ये पहले रीवा में आता था, अब मऊगंज जिले में आता है। भालकुंड, बेतवा, भालकुंड है ये, बेतवा ये सही नहीं है, क्योंकि भालकुंड है ये बेतवा पे नहीं है। भालकुंड, इसको राहतगढ़ वाटरफॉल भी कहा जाता है, राहतगढ़ जलप्रपात। और ये बीना रिवर पे है, बेतवा पे नहीं है, बीना पे है। किस पे है? बीना नदी पे है। जबकि बीना है, बीना बेतवा की सहायक नदी है, सीधे बेतवा पे नहीं है, बीना पे है, ये सही नहीं है। गांगुलपारा, वैनगंगा, ये सही है। बालाघाट में वैनगंगा पे है ये वाटरफॉल गांगुलपारा। राजघाट नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजघाट नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? एक क्वेश्चन इस तरीके का भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, रिवर प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, कोई सा पूछ लिया जाता है। राजघाट नदी घाटी परियोजना है, ये बेतवा पे है। राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पे है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये किसकी? एमपी और यूपी की। कई बार आपको राजघाट नदी घाटी परियोजना नहीं पूछा जाता, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी पूछ लिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और राजघाट नदी घाटी परियोजना दोनों एक ही है। देखिए यहां से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे, जैसे बाणसागर का पूछ लिया जाएगा। बाणसागर, बाणसागर परियोजना है किस नदी पे? बाणसागर परियोजना सोन नदी पे है। एमपी, यूपी और बिहार, इनकी परियोजना है ये।
बाणसागर। राजघाट का हमने देखा अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पे है। इसके अलावा गांधी सागर है एक, गांधी सागर का, गांधी सागर जो है ये चंबल नदी पे है गांधी सागर। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों पे भागीदारी राज्य हैं। एक पेंच का पूछा जा सकता है, पेंच, पेंच ये एमपी और महाराष्ट्र इनकी है पेंच परियोजना। एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 52 परियोजना, 52 परियोजना ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ही है। थोड़ा गला खराब है, मैनेज कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ये पिछले साल ही जोड़े थे हमारे सिलेबस में, ये SC/ST एक्ट। देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है ये 1989 का। अब इसमें स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है कि स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। इसमें धारा 14 है। इस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए, शीघ्र निवारण के लिए, स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना जारी करके और एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में बना सकती है। कोई भी सेशन कोर्ट है उसको स्पेशल कोर्ट बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो उस राज्य का है उसकी सहमति होनी चाहिए। इसमें एक और है 14A। 14A इसमें विशेष न्यायालय या जो अन्य विशेष न्यायालय के किसी भी आदेश, दंडादेश या निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। मतलब जैसे स्पेशल कोर्ट बना दिया धारा 14 के तहत, अब स्पेशल कोर्ट के फैसले से आप उसके आदेश से संतुष्ट नहीं है तो 14A में प्रावधान है कि इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं आप। 14A में प्रावधान है। इसकी एक है धारा 15। धारा 15 में क्या है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विशेष लोक अभियोजन, इसकी नियुक्ति का प्रावधान है। जिसे कम से कम 7 साल की वकालत का अनुभव हो उसी को विशेष लोक अभियोजन बनाया जाएगा और विशेष न्यायालय के मामलों में संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रावधान है धारा 15 में, और जिसको कम से कम 7 साल की वकालत का अनुभव हो। इसके अलावा देखेंगे तो एक धारा 18 है, 18 है इसकी धारा, उसमें एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल है। इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्तियों को अग्रिम जमानत पे रोक लगाती है। SC/ST एक्ट पे अत्याचार निवारण अधिनियम जो है इसमें धारा 18 है। धारा 18 में क्या होता है कि आप इसमें आते हैं, आप लगाया गया है आरोप या केस कुछ भी एक्ट इसमें SC/ST के खिलाफ आपने पे केस दर्ज है तो इस अधिनियम के तहत आप अपराध करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। ये एंटीसिपेटरी बेल पे रोक लगाती है, क्योंकि जो पहले हुआ करती थी, अब तो न्याय संहिता आ गया, जो CRPC की धारा थी 438 वो यहां लागू नहीं होती है। एक धारा है 21, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 21 है। ये इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कर्तव्यों का क्या उल्लेख है वो धारा 21 में है। तो उम्मीद है यहां से काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें एक धारा 23 और है। 23 क्या कहती है? नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने का पावर किसके पास है वो धारा 23 में मेंशन है। हमसे पूछा है स्पेशल कोर्ट का, तो इसका B करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश जनजाति आयोग का, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन मई 1995 को किया गया था। ये 96 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें,
क्योंकि मई 1995 में गठित किया था, तो वित्त वर्ष 95-96 में आता है। ठीक है। अब अगर हमसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग, ये तो 24 मई, अनुसूचित जनजाति आयोग 24 मई ये 1995 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, ये तो एसटी का है। अब मध्य प्रदेश में जो एससी आयोग है, शेड्यूल कास्ट के लिए अनुसूचित जाति आयोग, वो भी 24 मई 1995 में, और उसका भी मुख्यालय भोपाल में ही है। हमसे पूछा जाए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? 1 फरवरी को, 1 फरवरी 1994 मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को, और इसका हेडक्वार्टर भी भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 23 मार्च को, 23 मार्च 1998 को स्टेट विमेन कमीशन का गठन किया गया था, वो हेडक्वार्टर भी भोपाल में ही है। स्टेट फूड आयोग है, राज्य खाद्य आयोग 2017 में गठन किया गया था, जुलाई 2017 में, और उसका हेडक्वार्टर भी भोपाल में ही है। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इस एग्जाम को लेके, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या जो एमपीपीएससी के अदर एग्जाम से किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी 30% का इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है, और यहाँ से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और आप निश्चिंत रहिएगा। 40 आप अगर सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट के वीडियोज और उनका पीडीएफ जो डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट के वीडियो और उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, सिर्फ वो भी कर रहे हैं तो भी 40+ यहां से आराम से अचीव कर सकते हैं। और उससे आगे जाना है तो आपको नोट्स जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा। माइंस है, और ये किस क्षेत्र में, खनिज और कौन से क्षेत्र में है, ये सही मैच करना है। मैग्नीज बरवेली, मैग्नीज देशवन 3rd प्रमुख क्षेत्र है, बालाघाट जिले में है ये बरवेली, और एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान है ये बरवेली। इसके अलावा शीतला पानी और जट्टा, वो भी इसी खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बारवेली, शीतला पानी, जट्टा, ये सब मैग्नीज की खदानें हैं, मैग्नीज के खदान है। और ये तांबा मलाजखंड ये बालाघाट में ही है, और मलाजखंड तहसील तांबा उत्पादन के लिए देश भर में विख्यात है। हीरा है, डायमंड पन्ना जिले में है। मझगांवा खदान भारत की एकमात्र ये एक्टिव हीरा खदान है, सक्रिय हीरा खदान, जिसका संचालन एनएमडीसी करता है। चूना का देखेंगे तो मुडवारा, चूना पत्थर के लिए मुडवारा कहाँ है? कटनी में, कटनी जिले में है। तो इस तरीके से यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नीज के लिए बरवेली, शीतला पानी और जट्टा, ये किस जिले में है? बालाघाट में। तांबा मलाजखंड तांबे के लिए, ये कहाँ है? बालाघाट में। हीरे के लिए मझगांवा पन्ना जिले में। कोयले का और पूछ लिया जाता है कई बार, कोयला, तो वो सुहागपुर और सिंगरौली, ये कोयले के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। और ये कहाँ पे है? शहडोल में है। सुहागपुर तो शहडोल में है, और सिंगरौली। चूना पत्थर, मुडवारा, कटनी। तो यहां से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट वन। मध्य प्रदेश वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 75 to 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों में मुख्य रूप से शाल और बांस के वन पाए जाते हैं। सागौन और शीशम शुष्क पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं, और कौन सा सही है? देखिए, हमसे पूछा है मध्य प्रदेश के वन के संबंध में,
अब शुष्क पर्णपाती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन क्षेत्र होते हैं, जैसे कि सागर है या फिर जबलपुर है। सागर या जबलपुर, यहां पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और ये स्टेटमेंट सही है। अब अगर शुष्क पर्णपाती की जगह आर्द्र पर्णपाती दिया जाता, यहां पे शुष्क पर्णपाती की जगह आर्द्र पर्णपाती दिया जाता तो ये 100 से शुरू होता, 100 से और 150 सेंटीमीटर। और कटीले वन होते तो कटीले वनों के लिए तो 50 to 75, तो 50 to 75 कटीले वन, 75 to 100 शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती के लिए 100 to 150। दूसरा जो स्टेटमेंट है, भिंड और मुरैना में साल और बांस के वन पाए जाते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि साल और बांस के वनों के लिए ज्यादा बरसात चाहिए, बारिश ज्यादा चाहिए, और भिंड और मुरैना है यहाँ बारिश कम होती है। ये 50 to 75 सेंटीमीटर वाले एरियाज हैं, तो यहाँ पे साल और बांस के नहीं, यहाँ पे कटीले वन जैसे बबूल, खेर ये पाए जाते हैं। बांस और साल है ये आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि बालाघाट है, मंडला है, वहां पे साल और बांस के पाए जाते हैं, ना कि भिंड और मुरैना में। सागौन और शीशम शुष्क पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं, ये सही है, क्योंकि सागौन और शीशम ये शुष्क पर्णपाती वनों की पहचान है। तो पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का स्कोर क्या रहा है? आप देखेंगे 23-24 की बात हो रही है, लेकिन लेटेस्ट है जो ये ही है अभी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये कौन सा गोल है SDG का? ये है 7, SDG 7 है ये गोल 7। इसमें मध्य प्रदेश का 97 है स्कोर। मध्य प्रदेश ने अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 97 इसका स्कोर है। जबकि सबसे ज्यादा किसमें है? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का है SDG 12 में, SDG 12 है उसमें 100% है इसका मध्य प्रदेश का स्कोर। अब आप सोच रहे होंगे SDG 12 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है, जिसमें मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, स्कोर 100 है उसमें आउट ऑफ 100। रेस्पॉन्सिबल यूज एंड रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, उसका कंजप्शन और प्रोडक्शन, उत्तरदायी उपयोग और उत्पादन, उस मामले में मध्य प्रदेश 100% है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ ये SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का। मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में आता है? तो फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है मध्य प्रदेश SDG में। और सबसे ज्यादा सुधार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में हुआ है? सबसे ज्यादा इंप्रूव किस एरियाज में हुआ है? तो पुअर्टी एंड क्लीन, स्वच्छता और गरीबी निवारण, इसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इंप्रूव हुआ है। और ये कौन जारी करता है? नीति आयोग। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की शक्तियों और कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है इनमें से? लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। तो इसमें गलत पूछा है। ये बात सही है कि लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, 6 साल का ही होता है कार्यकाल। लोकायुक्त राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, लोकायुक्त कर सकते हैं। लोकायुक्त की जो जांच है उसका दायरा मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सभी पब्लिक सर्वेंट हो, सभी हैं। तो मुख्यमंत्री की भी कर सकते हैं। अभी कर्नाटक का एक इशू था जिसमें कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को कोई लेटर वगैरह गया था शायद, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कार्रवाई रोक रखी है या पूरा तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो मामला था। तो मुख्यमंत्री को भी जांच कर सकता है लोकायुक्त। लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। जो इनकी एनुअल रिपोर्ट है वो लोकायुक्त राज्यपाल को देते हैं और फिर उसको राज्यपाल विधानमंडल के पटल पे रखते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है वहां पे रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब
लोकायुक्त है उसका गठन क्यों किया गया था? तो भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से लोकायुक्त संगठन की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में 1982 में, 1982 में। और पहला लोकायुक्त कौन था मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का पहला लोकायुक्त था पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित, इनको मध्य प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। इससे पहले ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और अभी थोड़े टाइम पहले एन.के. गुप्ता थे। एन.के. गुप्ता के बाद में अभी प्रेजेंट में एस.के. सिंह, जस्टिस एस.के. सिंह मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं अभी प्रेजेंट में। सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के, न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार। देखिए, लोकायुक्त की दो विंग होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होती है, दूसरी जो विशेष पुलिस स्थापना, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत छापे और जांच की कार्रवाई करती है। तो लोकायुक्त में दो विंग होती है, एक प्रशासनिक और दूसरी विशेष पुलिस स्थापना। और मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में। उसके बाद में संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पे अगर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्तियों का पूछा जाए, जैसे प्रथम कौन थे? पीवी दीक्षित थे, लोकायुक्त। इसी तरीके से पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, ये मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे। पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, वो पहले चीफ जस्टिस थे। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। सरला ग्रेवाल है, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी रही है और जो प्रधानमंत्री थे उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रही हुई थी सरला ग्रेवाल, उनको बनाया था। 1952 बैच की आईएएस ऑफिसर थी, ये पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी मध्य प्रदेश की? सुश्री उमा भारती, 2003 में बनी थी, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है अभी तक। पहले चीफ सेक्रेटरी कौन रहे हैं मध्य प्रदेश के? चीफ सेक्रेटरी आप जानते हैं, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोच्च अधिकारी होते हैं चीफ सेक्रेटरी। एच.एस. कामत मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे हैं? निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मध्य प्रदेश के, तो एन.बी. लोहानी। एन.बी. लोहानी ये मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, जो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की थी 1994 में। उसके बाद से मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रमुख नृत्यों के संबंध में सही युग्म चुनना है। मध्य प्रदेश की ट्राइब्स और डांस। कर्मा नृत्य गोंड और बैगा जनजातियों द्वारा। गोंड और बैगा जनजातियों द्वारा ये कर्मा नृत्य है, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। परधोनी डांस बैगा जनजाति के द्वारा। बैगा जनजाति के द्वारा विवाह के मौके पे बारात वगैरह आती है, उसके वेलकम के लिए किया जाता है परधोनी डांस। चिटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा। कोरकू ट्राइब्स, चितकोरा, ये सही है। शैतम नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा, ये भी सही है। ये सारे ही सही है। परधोनी है इसमें, हाँ सही है बैगा, तो ये सारे ही सही है। देखिए, ये जो शैतम नृत्य है ये पूछ लिया जाता है कई बार भारिया ट्राइब्स का, और स्पेशली ये पातालकोट की जो भारिया महिलाएं हैं उनका प्रमुख नृत्य है। जनजातीय शब्दावली और उनके अर्थ, इनको सही मैच करना है। लमझेना क्या होता है? लमझेना ये विवाह पद्धति है, सेवा विवाह की पद्धति है। गोंड और बैगा जनजाति में जब दूल्हा अपने ससुर के घर रह के सेवा करता है तो इसको लमझेना विवाह कहते हैं। पिथौरा क्या होता है? पिथौरा बिलाला या भील चित्रकला की चित्रकला शैली है पिथौरा। कर्मा ये गोंड और बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कर्मा है ये लोक नृत्य पहला है। ये दहिया या चिमाता, ये जनजातीय झूमिंग खेती। दहिया चिमाता। भील जनजाति क्या है? पहाड़ी ढलानों पे जो
खेती की जाती है उसको चिमाता, और मैदानी भाग पे जो खेती की जाती है उसको दहिया कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है। दहिया और चिमाता क्या है? तो भील जनजाति द्वारा जो पहाड़ी ढलान है उनमें जो खेती की जाती है पहाड़ी ढलान में, वो चिमाता होता है। और जो मैदानी भाग है, प्लेन एरियाज हैं, उनमें जो खेती करते हैं उसको दहिया कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 3421। विंध्याचल श्रेणी की उप श्रेणियों को और चोटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विंध्याचल रेंज का है। सद्भावना शिखर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। सद्भावना पीक ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल सही है। विंध्याचल है ये एक रेजिडुअल माउंटेन है। क्या है? रेजिडुअल माउंटेन है, जिसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, जिसको कई बार सद्भावना शिखर की जगह गुडविल शिखर भी लिख दिया जाता है। तो गुडविल पीक, सद्भावना पीक। और ये है कहां पे सद्भावना? तो ये दमोह में है। कहां? दमोह जिले में है। दमोह जिले में है सद्भावना। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। कैमूर का है। तो देखिए इसमें जो कैमूर है ये बिल्कुल सही है, कैमूर रेंज, क्योंकि सतपुड़ा है, विंध्याचल है ये नॉर्थ में है, लेकिन सतपुड़ा ये इसके दक्षिण, ये ब्लॉक माउंटेन है सतपुड़ा का। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, ये धूपगढ़ महादेव रेंज में है, ना कि और सतपुड़ा, बल्कि इसमें पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़ है। जो जानापाव की पहाड़ियां भांडेर रेंज का हिस्सा है। जानापाव की पहाड़ियां भांडेर रेंज का हिस्सा। देखिए ये यमुना और सोन का देखेंगे तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का जो हिस्सा है एक धसा हुआ हिस्सा है, ग्रेबन जिसे कहते हैं। ग्रेबन धसा हुआ हिस्सा मतलब वो रिफ्ट वैली है, और जिसमें नर्मदा प्रवाहित होती है। नर्मदा घाटी मध्य भारत में विंध्याचल के उत्तर में है और सतपुड़ा के दक्षिण में, पर्वतमालाओं के बीच में एक रिफ्ट वैली है ग्रेबन, जिसमें नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। क्यों? इसी रिफ्ट वैली की वजह से। और जो तीसरा है जानापाव की पहाड़ियां भांडेर रेंज का हिस्सा है। जानापाव की पहाड़ियां हैं विंध्याचल के पश्चिमी भाग में है। तो ये भांडेर का नहीं, भांडेर तो दमोह पन्ना क्षेत्र में है। ये जो भांडेर है ये दमोह पन्ना क्षेत्र में है, और जानापाव की पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी भाग में है। और ये मालवा पठार, मालवा रेंज, मालवा प्लेट्यू, तो ये सही नहीं है, भांडेर रेंज का हिस्सा नहीं है जानापाव की पहाड़ियां। दीज आर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। लॉरावन तकनीक का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किया जाता है। लॉरावन तकनीक क्या है? देखिए लॉरावन का अर्थ होता है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। ये है लॉरावन, ठीक है। लॉरावन लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए बेहतरीन है जो बैटरी पे चलते हैं, जिन्हें बहुत दूर डेटा भेजना होता है, या फिर जो वाईफाई नहीं पहुंच पाता जहां पे। तो आईओटी उपकरणों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ क्या करता है आईओटी, तो डेटा क्लाउड वगैरह पे भी भेजना हो तो नेटवर्क को धीमा कर सकता है। एज कंप्यूटिंग है, डेटा को वही प्रोसेस करता है जहां वो उत्पन्न होता है। तो इसमें लेटेंसी कम होती है और रियल टाइम निर्णय लेना आसान होता है। लॉरावन टेक्नोलॉजी, ये तकनीक ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। आईसीटी का क्वेश्चन है ये। भोपाल रियासत को भारतीय संघ में विलय करने के लिए
विलीनीकरण आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? विलीनीकरण आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? इंटीग्रेशन मूवमेंट फॉर भोपाल रियासत, इसका पंडित चतुर नारायण मालवीय ने किया था। इस आंदोलन भोपाल प्रजामंडल के माध्यम से संगठित हुआ था, जिसकी स्थापना 1930 के दशक में हुई थी, लेकिन विलय की मांग 1947-48 में, मेनली 48 में तेज हो गई थी। आंदोलन की शुरुआत है ये सीहोर में है, इच्छावर वहां से हुई थी। सीहोर और रायसेन इसका मेन केंद्र था, और इसके जो प्रमुख नेता थे पंडित चतुरनारायण मालवीय, शंकर दयाल शर्मा जो बाद में राष्ट्रपति बने, लेकिन मेन पंडित चतुरनारायण मालवीय थे। क्योंकि जो यहाँ नवाब था हमीदुल्ला खान ने क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन पूर्ण विलय नहीं किया था, जिसके कारण जनता ने उग्र आंदोलन किया और जनवरी 1949 में गिरफ्तारियां भी हुई थी, और अंततः 30 अप्रैल 1949 को विलय समझौता हुआ था, और फिर 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गया था। 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब विलय में देरी की थी जो हमीदुल्ला खान थे उन्होंने। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? विपक्ष के नेता कौन थे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के? मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पहली विधानसभा कब थी? 1956 के बाद, 56-57। इसमें नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की गई थी 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर 1956 को लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हुई थी, और ये केवल 78 दिन तक ही रहे थे। श्री विश्वनाथ तामशकर, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, दुर्ग से विधायक थे ये। और बाद में अभी प्रेजेंट का देखेंगे, अभी प्रेजेंट में कौन है, तो 2022 में तो कमलनाथ थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था कमलनाथ, जो चीफ मिनिस्टर रहे थे पहले। 28 अप्रैल 2022 को कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 2023 में इलेक्शन हुए, उसमें फिर ये जो पार्टी जीती, तो 2023 के बाद में जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जो नेता हैं अभी उमंग सिंघर, वो है अभी, अगर पूछा जाए अभी प्रेजेंट में कौन है, तो उमंग सिंघर है नेता प्रतिपक्ष, और पहले श्री विश्वनाथ तामशकर। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? केंद्र सरकार निर्धारित करेगा, ये तो कितना होगा, या तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा या फिर 65 साल की उम्र हो। 2019 में 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, उसके बाद से अब केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगा, और प्रेजेंट में है ये 3 साल है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा पहले जो ओरिजिनल पहले बनाया गया था स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, उसमें 5 साल था कम से कम कार्यकाल, 5 साल या फिर 65 वर्ष। लेकिन अब इसमें 2019 में संशोधन करके और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का कार्यकाल 3 साल या 65 ईयर की एज जो भी पहले हो, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। एक बार बन गए उसके बाद नियुक्ति नहीं होती है दोबारा। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा, और 2019 से पहले 5 साल थी, अब 3 साल कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। इनके जो ना सिर्फ इनका कार्यकाल कितना होगा वो केंद्र तय करेगी, बल्कि इनके वेतन भत्ते, इनकी जो सर्विस की टर्म्स कंडीशन है वो भी केंद्र सरकार ही तय करेगी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उसकी धारा 15 है, एक RTI की धारा 15, उसके तहत प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग के गठन का अधिकार है। और मध्य प्रदेश में कब किया गया था? 2005 में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, 22 अगस्त 2005 को। इसके पहले कौन थे?
पहले जो सूचना आयुक्त थे TN श्रीवास्तव थे मध्य प्रदेश के, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है ये देखना है। ये मालवा प्लेट्यू से रिलेटेड दिया हुआ है और इधर बुंदेलखंड प्लेट्यू से रिलेटेड दिया हुआ है। इसमें प्रमुख फसल मालवा का पठार है, यहाँ की प्रमुख फसल क्या है, कपास और सोयाबीन। देखिए हम जो प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि कोई क्वेश्चन कितना इजी है, कोई कितना टफ है, या फिर आपने कभी सुना नहीं पढ़ा नहीं, या इस तरीके से नहीं। प्रैक्टिस टेस्ट के पीछे जो पूरा सॉल्व पर्पज है वो ये है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाए, सिलेबस को अच्छे से कवर करवाया जाए, उसका अच्छे से रिवीजन करवाया जाए, सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाए और पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया जाए, कोई भी टॉपिक नहीं बचे, और जो एग्जाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाए, ये रहता है। मालवा का पठार कपास और सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जबकि बुंदेलखंड पठार की प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं और तिलहन। ये सही है। किस टाइप का रेनफॉल है, वर्षा का प्रकार, यहाँ किस मालवा का पठार है, यहाँ अरब सागर की शाखा से ज्यादा बारिश होती है, जबकि बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है बंगाल बे ऑफ बंगाल, यहाँ से मुख्य सोर्स यही है बे ऑफ बंगाल बुंदेलखंड में। क्षेत्रफल मालवा का प्लेट्यू है, राज्य का सबसे बड़ा भाग है, ये बिल्कुल सही जानकारी है। मालवा का प्लेट्यू है, ये राज्य का सबसे बड़ा भाग है, और बुंदेलखंड का प्लेट्यू राज्य का सबसे छोटा भाग है, ये सही नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा जो भाग है बुंदेलखंड का, तो क्षेत्रफल देखेंगे 7.7% है। टोटल मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसमें 7.7% बुंदेलखंड का एरिया आता है, बुंदेलखंड प्लेट्यू। लेकिन इससे भी छोटा है वो 7% है, 7%, और वो कौन सा है, बघेलखंड। बघेलखंड प्लेट्यू वो सबसे छोटा है, बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहते हैं। ये सही मैच नहीं कर रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, मालवा का प्लेट्यू मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, विषम जलवायु है, क्योंकि मालवा में क्या है, ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, जबकि बुंदेलखंड है यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दियों में ज्यादा सर्दी। कुछ चीजें यहां से कवर हो गई होंगी आपकी। पाटन का युद्ध महादजी सिंधिया की सेना और जयपुर तथा जोधपुर की संयुक्त राजपूत सेनाओं के बीच कब लड़ा गया था। पट्टन का युद्ध लड़ा गया था, ये एक तरफ थी जयपुर और जोधपुर की जो संयुक्त राजपूत सेना थी, और दूसरी तरफ ये सिंधिया महादजी सिंधिया। और महादजी सिंधिया हैं, इनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक फ्रांसीसी, बेनोइट उनका नाम था, बेनोइट बोइग्ने करके, वो लीड कर रहे थे महादजी सिंधिया की सेना को। इसका परिणाम हुआ कि इसमें ये विजयी हुए महादजी सिंधिया, और ये हुआ था 20 जून 1790 को। ये क्यों लड़ा गया था, क्योंकि 1787 में बैटल ऑफ तुंगा हुआ था, तुंगा का युद्ध, उसमें मराठों को सफलता नहीं मिली थी, तो उसका बदला लेने के लिए बैटल ऑफ पाटन हुआ था, इसमें महादजी सिंधिया की स्थिति को फिर से मजबूत कर लिया था। बैटल ऑफ तुंगा पिछले बार किसी शिफ्ट में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। नर्मदा परिक्रमा की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पुराण से ली जाती है। नर्मदा परिक्रमा की प्रेरणा, वैसे तो इसकी प्रेरणा जो लेते हैं स्कंद पुराण, शिव पुराण, इनसे लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है तो मेन जो प्रेरणा लेते हैं नर्मदा परिक्रमा की वो स्कंद पुराण। स्कंद पुराण की जगह कई बार आपको ये रेवा खंड भी लिखा हुआ मिलेगा, रेवा खंड, ये एक ही है स्कंद पुराण, रेवा खंड, यहां से मिलती है प्रेरणा। FPGA
एआई इंटरफेसिंग में जीपीयू की तुलना में क्या लाभ प्रदान करता है? एफपीजीए एआई इंटरफेसिंग में जीपीयू की तुलना में क्या लाभ प्रदान करता है? देखिए, ये जो एफपीजीए है, ये फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें एआई इंटरफेसिंग में जीपीयू जो होता है उसकी तुलना में, जीपीयू की तुलना में इसमें क्या लाभ प्रदान करता है, ये पूछा हमसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंटरफेसिंग है, एआई इंटरफेसिंग, इसके लिए एफपीजीए इसका चयन मुख्य रूप से इसकी जो आर्किटेक्चरल इसका लचीलापन है उसकी वजह से किया जाता है। जीपीयू के उल्टा इसमें क्या होता है, जीपीयू के विपरीत जो इसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा आर्किटेक्चर पे काम करता है ये, और एफपीजीए सीधे हार्डवेयर स्तर पे डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन बना देता है, उसकी परमिशन देता है ये। इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी, एफपीजीए में इसका जो डेटा है उसको बैच करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेसिंग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कम विलंबता। देखिए, एक होता है, ये तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है जीपीयू। एफपीजीए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, रीप्रोग्रामेबल होता है, जबकि जीपीयू है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है और सॉफ्टवेयर पे बेस होता है जीपीयू, जबकि एफपीजीए रीप्रोग्रामेबल होता है। और जैसे प्रोटोटाइप है, कस्टम लॉजिक है, उसके लिए एफपीजीए का काम लिया जाता है और पैरेलल ट्रेनिंग के लिए जीपीयू को यूज में ले लेते हैं। तो ये इसमें विलंबता कम होती है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। इधर कोयला क्षेत्र है और उनकी क्या विशेषता है। देखिए, सिंगरौली है, यह सब भारत की सबसे मोटी कोयला परत जिंगुर्दा पाई जाती है। यहाँ पे सिंगरौली भारत की जो सबसे मोटी कोयले की परत है जिंगुर्दा, और इसको मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है सिंगरौली को। भारत की सबसे मोटी और वर्ल्ड की सेकंड, दूसरी। सोहागपुर है, सोहागपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये सोहागपुर, और यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से कोल मिथेन, जो कोल बेड मिथेन है वो निकालने का कार्य किया जा रहा है सोहागपुर में। पेंच कन्हान ये छिंदवाड़ा में है, अपनी जो सेमी कुकिंग है उसके लिए जाना जाता है। अर्ध कुकिंग कोयले के भंडार हैं यहाँ पे। अर्ध कुकिंग कोयले की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग उद्योग वगैरह में किया जाता है। पठानखेड़ा है, बैतूल में है, और इस क्षेत्र का जो कोयला है सीधा सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन में जाता है। सतपुड़ा पठानखेड़ा सारणी में है, ये सारणी ताप विद्युत केंद्र जो बैतूल में है, बैतूल जिले में सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, और वो सारणी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए। राजा भोज द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जो वास्तुकला पर आधारित है? राजा भोज द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है जो वास्तुकला पर आधारित है? ये सम्रांगण सूत्रधार है, ये आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। राजा भोज ये परमार डायनेस्टी, परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा हैं राजा भोज, और उनकी रचना है, उन्होंने रचित वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण, ये वर्ल्ड फेमस है, सम्रांगण सूत्र। वास्तुकला और शिल्पकला इसके बारे में ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। एक इनके जो रचनाएं हैं उनका क्वेश्चन पूछा जाता ही है राजा भोज का, जैसे सरस्वती कंठाभरण का पूछ लिया जाएगा। सरस्वती कंठाभरण ये किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण और अलंकार से संबंधित है। तत्व प्रकाश है, ये फिलोसॉफी पे बेस्ड है, ये फिलोसफी। आयुर्वेद का है इनका एक आयुर्वेद सर्वस्व, वो मेडिसिन पे बेस्ड है। या फिर इनका एक युक्ति कल्पतरु है, वो नौका निर्माण, रत्न परीक्षा उससे संबंधित है। तो इस तरीके के इनके जो रचनाएं हैं वो पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में।
किस शासक ने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक सामना किया और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था? महमूद गजनवी का प्रतिरोध, ये चंदेल शासक थे, एकमात्र ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। सफलतापूर्वक सामना मतलब एक तरीके से विजय। जब गजनवी ने 1019 से 1022 में कालिंजर पर आक्रमण किया था तो विद्याधर ने महमूद गजनवी को संधि करने पे मजबूर कर दिया था और गजनवी को बिना विक्ट्री के, बिना विजय प्राप्त किए वापस लौटना पड़ा था। महादेव कंदरिया मंदिर है, खजुराहो में है, खजुराहो का सबसे विशाल और भव्य कंदरिया मंदिर, और इसको भी विद्याधर द्वारा ही बनवाया गया था। विद्याधर ये चंदेल रूलर थे और कन्नौज पे आक्रमण किया था इन्होंने। विद्याधर कन्नौज के राजा थे, प्रतिहार राजा थे, राज्यपाल। उनको दंडित किया था क्योंकि वो जो राजपाल थे वहां के राजा, उन्होंने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उनको भी इन्होंने ही दंडित किया था, इसलिए कन्नौज पे आक्रमण किया था इन्होंने। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचयिता किस बुंदेला राजा के दरबारी कवि थे? तो जो फेमस संस्कृत ग्रंथ है कवि प्रिया और रसिक प्रिया, इनके रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता थे केशवदास। कौन थे? रीतिवादी कवि केशवदास ये थे, और ये ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। तो इनकी रचना किसने की? कवि प्रिया और रसिक प्रिया की केशवदास ने। और ये कहां पे थे? किस राजा के वहां दरबारी कवि थे? बुंदेला राजा थे इंद्रजीत सिंह, उनके वहां पे। केशवदास का एक और पूछ लिया जाता है वीर सिंह देवचरित का। वीर सिंह देवचरित ये जहांगीर के टाइम की रचना है, केशवदास की ही। यहां से अगर और पूछा जाएगा तो रामचंद्रिका का पूछ लिया जाएगा। रामचंद्र केशवदास इनकी रचनाओं की बात कर रहे हैं हम। केशवदास की रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इसके अलावा वीर सिंह देवचरित जो जहांगीर के टाइम पे लिखी, रामचंद्रिका जिसमें प्रभु श्री राम का चरित्र है, इसके अलावा जहांगीर जस चंद्रिका है जो जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया है, रतन बावनी है जो वीर सिंह देव के भाई रतन सिंह की वीरता का वर्णन है, और विज्ञान गीता वैराग्य और आध्यात्म पे आधारित ग्रंथ है, और ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के गठन से पूर्व अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें आवंटित थी? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होके बना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना नया राज्य। उससे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 16 सीटें थी, 16। अभी मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 11 सीटें। लोकसभा की 29 सीटें, और विधानसभा का चुनाव होता है 230 सीटों पे। अब प्रेजेंट में मध्य प्रदेश की ये है कंडीशन, 11 राज्यसभा, 29 लोकसभा और 230 विधानसभा। लेकिन विभाजन से पहले क्या कंडीशन थी? तो विभाजन से पहले 40 सीटें थी, लोकसभा की 40 सीटें थी विभाजन से पहले, जो अभी प्रेजेंट में 29 है, उस टाइम पे 40 थी। और विभाजन से पहले 320 सीटें थी विधानसभा की, और अभी प्रेजेंट में 230 है। विभाजन से पहले 16 राज्यसभा की थी, अभी प्रेजेंट में 11 है। छत्तीसगढ़ की 5 है राज्यसभा की छत्तीसगढ़ में, है ना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। गोंड जनजाति में पेनकरा या पेन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? गोंड जनजाति में पेन या पेनकरा या तो देवता या कुल देवता से संबंधित है। जो पवित्र स्थान या घेरा है जहां देवताओं की पूजा वगैरह होती है, उसको कहा जाता है ये। लालिमा अभियान मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ? लालिमा अभियान है
ये एनीमिया रोकथाम, पोषण जागरूकता, बालिकाएं, महिलाएं, बच्चों, उनके लिए शुरू किया गया था। एनीमिया और पोषण की जागरूकता के लिए जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए शुरू किया गया था ये 2016 में। कर्क रेखा के संबंध में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश से पास होता है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश, उसको कहते हैं कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में टोटल 14 जिलों से होके कर्क रेखा गुजरती है। और अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये है। तो इधर से देखेंगे, सबसे पहले आएगा इसमें रतलाम, रतलाम के बाद में फिर आगे आता है उज्जैन, उज्जैन के बाद में आता है इसमें आगर मालवा, आगर मालवा के बाद में ये निकलती है राजगढ़ में, राजगढ़ के बाद में सीहोर, सीहोर के बाद में भोपाल, भोपाल के बाद में आगे विदिशा, विदिशा के बाद रायसेन, रायसेन के बाद सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो माही रिवर है उसको 2 बार कट करती है। ये माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस संभाग के सभी जिलों से होके गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भोपाल डिवीजन में जितने भी जिले हैं उन सभी से होके पास होती है। भोपाल डिवीजन में 5 जिले आते हैं, भोपाल संभाग में उन सभी 5 जिलों से होके कर्क रेखा गुजरती है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, क्योंकि रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह है, तो ये पहला ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले के सरबती गेहूं को उसकी चमक और स्वाद के कारण इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया गया है? एक तरीके से समझने के लिए कहा जाए तो जीआई टैग मिला है। अब ये किस जिले से है, तो ये सीहोर का है सरबती गेहूं, जीआई टैग मिला है इन्हें। सुनहरा अनाज भी कहा जाता है इन्हें, गोल्डन ग्रेन। ईमेल प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ईमेल को रिसीव करना और सेंड करना दोनों अलग चीजें हैं। तो जैसे ईमेल भेजना है, ये तो पूछा है, ईमेल को रिसीव करना है, ईमेल प्राप्त करना। अब अगर हम ईमेल को सेंड कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, तो उसके लिए SMTP, ये ईमेल को अगर सेंड करना हो, ईमेल को भेजना हो तो SMTP, इसको कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन ईमेल को रिसीव करने के लिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, या फिर एक और है IMAP, ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना, POP3 या IMAP ये ईमेल रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 हो या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो, ये ईमेल को सर्वर पे रख के सिंक करता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है जहां पे दोनों शाखाओं से? तो ये है साउथ ईस्ट क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, जैसे विंध्य क्षेत्र और बघेलखंड का कुछ भाग है राज्य का क्षेत्र, जहां मानसून की दोनों शाखाएं मिलती है, दोनों शाखाओं से बारिश होती है। यहां पे मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसून प्रकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप। तो इसमें किसका रोल ज्यादा है मॉनसून टाइप क्लाइमेट? तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो है ये मॉनसून टाइप का जलवायु क्यों है मध्य प्रदेश में? कर्क रेखा की वजह से। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे गर्मी ज्यादा होती है और लो प्रेशर एरियाज बनते हैं, और यही लो प्रेशर जो एरिया है इनकी वजह से मानसूनी हवाओं को ये आकर्षित करता है, इसलिए क्लाइमेट को ये इम्पैक्ट करता है। समुद्र से निकटता या समुद्र से
दूरी की बात करें तो मध्य प्रदेश तो वैसे भी लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ समुद्र की निकटता का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि यहाँ पे तो महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण मिलते हैं समुद्र से दूरी में। हिमालय का प्रभाव, हालांकि हिमालय और विंध्य सतपुड़ा रेंज का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा मूल कारक का बात करें महत्वपूर्ण इनमें से तो वो कर्क रेखा है। सीरी और एलेक्सा किस प्रकार के इंटरफेस के सबसे सटीक उदाहरण है? सीरी और एलेक्सा ये किस प्रकार के इंटरफेस के उदाहरण हैं? ये दोनों VUI हैं। VUI ये होता है वॉइस यूजर इंटरफेस। वॉइस यूजर इंटरफेस की कैटेगरी में आते हैं अमेजन का एलेक्सा और एप्पल का सीरी। ये एलेक्सा किसका है? अमेजन का। और सीरी किसका है? एप्पल का। ये एक तरीके से असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके मानवीय बोलचाल को समझते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं। इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो जैसे देखिए कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड आधारित इंटरफेस है। तो इसकी क्या विशेषता होती है? केवल टेक्स्ट और कमांड का यूज होता है। इसका एग्जांपल देखें तो जैसे यूनिक्स है, यूनिक्स हो या फिर MS DOS है, इसमें कमांड बेस होता है। अगर इसका देखें हम टच बेस देखें तो टच बेस में जैसे स्मार्टफोन है या टैबलेट है, ये टच आधारित इंटरफेस है। नेचुरल भाषा इंटरफेस प्राकृतिक भाषा का इंटरफेस है जो हमने पढ़ा भी VUI, सीरी, एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये इसी पे। ये आवाज द्वारा नियंत्रण। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको GUI कहा जाता है, जैसे विंडो, एंड्रॉयड, मैक, ये आइकन, माउस, विजुअल वगैरह को का इंटरफेस है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा, इसमें देखिए क्या ध्यान रखना है, एक तो ग्रामीण पूछा है और वो भी प्रतिशत में। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला वो भी प्रतिशत में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां का है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का पूछा जाए अगर तो वो रीवा है, लेकिन प्रतिशत में डिंडोरी है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या रीवा के बाद में धार एंड फिर सतना। ये 3 जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए, परसेंटेज क्या होता है कि उसका जो पूरा जिला है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना % ग्रामीण में रह रहा है। क्योंकि पूरा जिला ग्रामीण तो हो नहीं सकता, लेकिन ग्रामीण पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन तो रीवा, धार और सतना। और परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज डिंडोरी, अलीराजपुर एंड झाबुआ, ये परसेंटेज वाइज है। डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ। सबसे सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज का बात कर रहे हैं डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ परसेंटेज वाइज। पहले नंबर पे डिंडोरी, दूसरे पे अलीराजपुर, तीसरे पे झाबुआ। और सिर्फ बिना परसेंटेज के पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या किस जिले का ज्यादा है तो रीवा, धार और सतना। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का पूछा जाए सबसे ज्यादा तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर। इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ये सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या। ये ध्यान रखना है, थोड़ा पूछ लिया जाता है। इसका बी डिंडोरी आएगा। ये पुरातात्विक स्थल हैं और उनके मुख्य उत्खननकर्ता, इनको सही से मैच करना है। नवदा टोली है, HD साकलिया, नर्मदा घाटी का प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल है ये नवदा टोली, HD साकलिया। और ये टाइपिंग में एरर हो गई, इसको ठीक कर देंगे, है ना। एरण है, ये KD वाजपेयी का है, KD वाजपेयी। एरण ये सागर में है और सबसे पहले सबूत यहीं से मिले थे सती प्रथा के। भीमबेटका
जो विश्व की सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, वीएस वाकणकर, भीमबेटका, वीएस वाकणकर, और आदमगढ़, आरबी जोशी। आदमगढ़ जो पशुपालन के यहां से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा है, राजपीपला श्रेणी सतपुड़ा के सबसे पश्चिमी भाग का निर्माण करती है। यह बिल्कुल सही है। राजपीपला रेंज सतपुड़ा की पश्चिमी भाग का निर्माण करती है, क्योंकि सतपुड़ा में देखेंगे आप तो राजपीपला, महादेव और मैकल 3 रेंज है सतपुड़ा में, जिसमें से सबसे पश्चिमी कौन सा है? राजपीपला। और उसके बाद में मध्य सतपुड़ा क्या है? महादेव रेंज। और मैकल पूर्वी सतपुड़ा। बुरहानपुर दर्रा पश्चिमी और मध्य सतपुड़ा के बीच विभाजन का कार्य करता है, तो ये भी सही है। बुरहानपुर दर्रा है, ये इसका काम करता है। असीरगढ़ और बीजागढ़ की पहाड़ियां मैकल रेंज का हिस्सा है। मैकल रेंज जो ईस्टर्न सतपुड़ा है, राजपीपला वेस्टर्न सतपुड़ा है, और मिडल सतपुड़ा क्या है? महादेव रेंज। असीरगढ़ और बीजागढ़ की जो पहाड़ियां हैं, एक्चुअली वो इसका राजपीपला का हिस्सा है, जो पश्चिमी सतपुड़ा है। मैकल है, इसका हिस्सा नहीं है। नर्मदा सोन घाटी के भौतिक स्वरूप के बारे में दिए गए कथनों का परीक्षण करना है। ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है, ये बिल्कुल सही है। यह घाटी एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। नर्मदा सोन घाटी, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि नर्मदा नदी का प्रवाह इसी घाटी से पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है, जो अमरकंटक से और खंबात की खाड़ी तक जाता है, जो ये बताता है कि इस घाटी का सामान्य ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस घाटी का पूर्व से पश्चिम की ओर है। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इनके बारे में बताना है सही कौन सा है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश को कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है, टोटल 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। मालवा का पठार क्षेत्र मुख्य रूप से सोयाबीन और कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। मालवा का पठार सोयाबीन और कपास बिकॉज ऑफ द ब्लैक सोयल, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी नमी रोकने में सक्षम होती है, जो सोयाबीन और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और इसी कारण मालवा को सोयाबीन का कटोरा भी कहते हैं। बालाघाट मुख्य रूप से चावल धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ प्लेन, और छत्तीसगढ़ प्लेन में बालाघाट आता है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ प्लेटू है उसी का पार्ट है, कृषि जलवायु क्षेत्र का भी हिस्सा है, और यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, अनुकूल मिट्टी की वजह से धान की, चावल की व्यापक स्तर पे खेती होती है। और चिन्नौर चावल यहीं का है, बालाघाट का चिन्नौर चावल, जिसको जीआई टैग दिया गया है, चिन्नौर चावल बालाघाट। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज का है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा यह अधिनियम 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को पंचायतों में 33% रिजर्वेशन किया गया था, ये 33% नहीं किया गया था, 50% दिया गया है। पुरस्कार और विजेता, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान। तो देखिए, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान से संबंधित हैं श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर,
जनजातीय वीरता और जो संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए दिया गया था ये वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह दिया था श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर को। दिस वन बादल भोई सम्मान है, तो श्री बादल भोई सम्मान ये राजाराम वाक्सले को दिया मरणोपरांत। स्वर्गीय राजाराम वाक्सले इनको मरणोपरांत दिया था जनजातीय संस्कृति हेतु समर्पण के लिए। ठक्कर बापा सम्मान है, तो ठक्कर बापा सम्मान ये डॉक्टर थॉमस चकमा को दिया गया था जनजातीय स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नहीं, पुरातात्विक स्थल है ये आदमगढ़ से तो पशुपालन के थे, एरन से प्राप्त हुए थे सती प्रथा के एरन से प्राप्त हुए थे, आदमगढ़ से पशुपालन के प्राप्त हुए थे। आदमगढ़ शैलश्रय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में स्थित है आदमगढ़ शैलश्रय, जहां से पूरा पशुपालन के पहले साक्ष्य मिले थे। ये बिल्कुल सही है। यहां से मध्यपाषाण काल में मानवों द्वारा पशुपालन शुरू करने के साक्ष्य मिले थे। इसकी खोज मनोरंजन घोष ने की थी। ये तीनों ही सही है इसके बारे में। देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है मनुआभान टेकरी भोपाल में है मनुआभान टेकरी। इसके अलावा आदमगढ़ होशंगाबाद नर्मदापुरम पशुपालन के पहले साक्ष्य, नवदा टोली खरगोन में है और आवरा मंदसौर में है। ये ध्यान रख लीजिएगा, आवरा मंदसौर, नवदा टोली खरगोन, आदमगढ़ नर्मदापुरम और मनुआभान टेकरी भोपाल। हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्जना होर्काई को किस क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2026 के नोबेल प्राइज आएंगे, उससे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो चुका होगा, तो 25 वाले ही आपको पढ़ने हैं। इसमें नोबेल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था? शांति के लिए जो पुरस्कार दिया था वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुएला की है, विपक्ष की नेता, जो इनको दिया गया था शांति के लिए, पीस के लिए। साहित्य के लिए दिया था लास्लो क्रास्जना होर्काई, और ये हंगरी के हैं, साहित्य के लिए दिया गया था इनको। चिकित्सा के लिए किसे दिया था? ये सिमोन सकागुची, फ्रेड राम्सडेल और मेरी ई ब्रंको, इनको दिया था चिकित्सा में। भौतिक में भी मिशेल डेवरेट, जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनिश, इनको दिया गया था। किस रियासत के शासकों को बुंदेलखंड का केसरी कहा जाता था, जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी थी? बुंदेलखंड का केसरी किसे कहा जाता है? तो ये यशवंत राव होल। बुंदेलखंड का जो केसरी कहा जाता है महाराजा छत्रपाल साल को कहा जाता है। किसे? महाराजा छत्रसाल को कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। इनको पन्ना रियासत के संस्थापक थे ये महाराजा छत्रसाल। इसके अलावा राजा रुद्र प्रताप सिंह है, वो ओरछा रियासत के संस्थापक थे। रानी लक्ष्मीबाई है झांसी की रानी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की महान वीरांगना रही है। या फिर गढ़कुंडार हैं, जो खेत सिंह श्रृंगार द्वारा स्थापित प्राचीन बुंदेला शक्ति का प्राचीन केंद्र था ये। तो ये कुछ चीजें हैं इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। बुंदेलखंड केसरी, पन्ना रियासत के संस्थापक महाराजा छत्रसाल। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। रिवीजन जरूर कीजिएगा, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, कोई क्वेरी हो नंबर पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।